स्ट्रेट लाइन मोशन की सेकंड क्लास है ये, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन क्लास 2, हेडिंग डालो स्ट्रेट लाइन मोशन क्लास 2 है ये। इसमें देखो मैं आपको एक बात बताऊं, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में, वो मिलेंगे आपको स्ट्रेट लाइन मोशन के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो मोशन अंडर ग्रेविटी के मिलेंगे, ठीक है ना। आप स्ट्रेट लाइन मोशन के जब क्वेश्चंस देखोगे तो 70% क्वेश्चंस किसके होंगे बताइए, मोशन अंडर ग्रेविटी के, और 30% क्वेश्चंस किसके होंगे, ऑन ग्राउंड के, मोशन ऑन ग्राउंड के। अगली बात, इसकी जो थ्योरी थी वो इतनी ही थी जो कल बताई गई थी, इसकी थ्योरी में वही 3 इक्वेशंस हैं बस, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस, लेकिन है ना उसमें टाइम लग जाएगा, कई कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके करोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। सारे क्वेश्चंस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे आप, हो तो जाएगा उससे हर क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन टाइम लग जाएगा, हमारे पास इतना टाइम है नहीं, हमें क्वेश्चन करना होता है 15 सेकंडों में। तो मैं अभी आपको कुछ आइडियाज़ दे रहा हूँ, कुछ और एनालिसिस करवा रहा हूँ, वो एनालिसिस करने के बाद आप जिन क्वेश्चंस में टाइम लगना चाहिए 5-5 मिनट का, 2-3 मिनट का, वो आप 15-15 सेकंडों में सोल्व कर देंगे। अब मैं जो समझा रहा हूँ ये चीज़ समझ में आ गई, तो अगर नहीं आई तो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के भरोसे रहना पड़ेगा जिसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है ना। शुरू करते हैं। देखिए आप मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका, सपोज इस बॉल को ऊपर फेंका गया सपोज 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, t = 0 पे। जिस टाइम पे मैंने इसको फेंका उस वाले टाइम को मैंने बोल दिया t = 0। t = 0 पे मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका 40 मीटर पर सेकंड से, ये वाली बॉल ऊपर जाएगी जी, ऐसे गई ऊपर, और इसी रास्ते से नीचे आएगी, सीधी जाएगी बिल्कुल, और सीधी इसी रास्ते से वापस आएगी। मैं काम करता हूँ इसको ना, वापस आने का टाइम, आने का जो रास्ता है इसको थोड़ा अलग बना देता हूँ मैं आपको। इसमें ना आने का रास्ता वही होगा, मैंने अलग से क्यों बनाया बताओ, ताकि अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब आने की ऑब्जर्वेशन अलग से, उसके आने की ऑब्जर्वेशन मैंने अलग से करनी थी ना, तो मिक्सिंग हो जाती पाथ की, इसलिए मैंने अलग से बना दिया। रियलिटी में ये ऐसे घूम के नहीं आ रही है, ठीक है। t = 0 पे इसकी स्पीड थी 40, अभी जब ऊपर जाएगी तो इसकी स्पीड घटती चली जाएगी। इसकी स्पीड जब यहाँ पर आई, मान लो t = 1 पे यहाँ पर आ गई, और इसकी स्पीड होगी 30 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड घट गई। डिस्टेंस पता नहीं कितनी ट्रैवल की है, डिस्टेंस इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस 10 मीटर ट्रैवल कर ली, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई है तो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अभी स्पीड कम हुई है 30, अब यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, मान लो इसकी स्पीड होगी अभी t = 2 पे, t = 2 पे स्पीड होगी इसकी 20 मीटर पर सेकंड। फिर ये बताइए t = 3 पर, t = 3 पे स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, और t = 4 पे इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, t = 4 पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी जी, ठीक है। यहाँ पे अब सुनो, अब जब ये वापस आएगी यहाँ पर आ जाएगी t = 5 पे, t = 5 पे इसकी स्पीड वापस 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर ये यहाँ पर आ जाएगी t = 6 पे, t = 6 पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। t = 7 पे, t = 7 पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड। अभी टकराने से जस्ट पहले, टकराने की बात तो ये बॉल रुकी जाएगी, लेकिन टकराने से जस्ट पहले की बात हो रही है, t = 8 पे इसकी स्पीड वापस कितनी होगी बताइए 40 मीटर पर सेकंड, टकराने से जस्ट पहले की बात हो रही है। अब सुन लो, एक बॉल को ऊपर फेंका था कितनी स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उसकी स्पीड हर एक सेकंड में 10 टन कम होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 10 मीटर पर सेकंड। समझ आ रही है बात आपको, वो नीचे की तरफ होता है। 40 की स्पीड से ऊपर फेंका तो एक सेकंड बाद उसकी स्पीड 30 होगी, फिर एक सेकंड बाद 20, फिर एक सेकंड बाद 10, अभी ऊपर ही जा रही है और स्पीड घटती जा रही है, अभी ऊपर ही जा रही है और स्पीड घटती जा रही है। 40 की स्पीड से ऊपर फेंका था तो एक सेकंड बाद 30, फिर एक सेकंड बाद 20, फिर एक सेकंड बाद 10, फिर एक सेकंड बाद 0, तो 40 से 0 होने में 4 सेकंड लग गया। 40 0 होने में कितना टाइम लग गया, याद रखिए जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है हमेशा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम मुझे ऊपर जाना प्लस नीचे आना, इसको बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये 8 सेकंड्स हो जाएगा इस क्वेश्चन में। कितना हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड्स। सुनो आप ध्यान से, एक बात बताओ, मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आप एक बिल्डिंग पर, आप कुतुब मीनार पे चढ़ गए, कुतुब मीनार पे चढ़ के आपने एक बॉल को छोड़ दिया जी, वो बॉल ठीक 8 सेकंड बाद ग्राउंड से टकराई। कितने टाइम बाद ग्राउंड से टकराई है 8 सेकंड के बाद, मान लो गिवन है।
अगर ये पूछ लिया जाए कि ग्राउंड पे वो कितनी स्पीड से टकराई, ग्राउंड से उसकी टकराने की स्पीड क्या थी, मतलब टकराने से जस्ट पहले की उसकी स्पीड क्या थी। 8 सेकंड तक वो मोशन में रही है, 8 सेकंड तक वो हवा में रही है, और 8 सेकंड के बाद आपको ये बताना है कि उसकी स्पीड क्या थी, क्या होनी चाहिए, 80 होगी यार। अगर कोई चीज छोड़ दी गई है ऊपर से और 8 सेकंड तक हवा में रह गई, हर सेकंड में उसकी स्पीड 10 बढ़ जाएगी, हर सेकंड में 10। ये ग्रेविटी का रोल, अर्थ यही काम करती है। अर्थ का काम है स्पीड हर सेकंड में 10 बढ़ाना या 10 घटाना, ठीक है। ऊपर जाते दौरान अर्थ जो है ना किसी की स्पीड 10 घटा देती है ऊपर जाते दौरान, और नीचे आते दौरान बढ़ा देती है। अब नीचे अगर वो नीचे आ रही होगी, ठीक है ना, तो 1 सेकंड बाद 10, फिर 2 सेकंड बाद 20, फिर 3 सेकंड बाद 30, फिर 4 सेकंड बाद 40, 5 सेकंड बाद 50 और 8 सेकंड बाद 80। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 80 मीटर ट्रेवल किया है। डिस्टेंस अलग चीज़ है, वेलोसिटी अलग चीज़ है। बच्चे को ये लगता है कि हर सेकंड में वो 10 मीटर ट्रैवल करेगी, ऐसा नहीं है। कुतुब मीनार की हाइट यहाँ 80 मीटर नहीं है, पता नहीं वो तो कितनी निकालनी पड़ेगी, वो तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अभी। लेकिन आप यहाँ पर ये समझो कि 8 सेकंड में वेलोसिटी 80 हुई है, 80 मीटर ट्रैवल नहीं किया। वो तो पहली सेकंड में अलग डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, दूसरी में अलग कवर की होगी, तीसरी में अलग कर्व कवर की होगी। यहाँ पर डिस्टेंस का तो कोई रोल है नहीं है, डिस्टेंस के बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा आपको। बात समझ आ गई आपको यार? सुन, आप एक बात बताओ, चलो एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ऐसे फेंका 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये बताओ वो ऊपर जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, उसकी स्पीड घटते घटते क्या हो जाएगी, 0। कितने टाइम बाद उसकी स्पीड 0 हो जाएगी? 5 सेकंड के बाद 0 हो जाएगी। बात मानते हो? क्यों हो जाएगी 0? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिटार्डेशन 10 का है, तो यार हर सेकंड में 10 डिक्रीज होगी, ठीक है ना, हर सेकंड में 10 डिक्रीज होगी। तो इसके अंदर मतलब 50 मीटर पर सेकंड से 0 होने में 5 सेकंड ही तो लगेंगे, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 50 मीटर जाएगी वो। उसकी मैक्सिमम हाइट पूछ लिया जाए तो बच्चा बोलता है सर 50 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर आपने बताया था सर। अरे मैंने ये कहा था कि 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड घटेगी। तो मैक्सिमम हाइट अगर इसमें निकालनी हो, एक बॉल को मैंने 50 की स्पीड से ऊपर फेंक दिया, इसमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो वो निकालने का तरीका तो मैं सिखाऊंगा आपको। वो तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे आप इसमें, ठीक है ना। बाद में उसकी एक ट्रिक भी होगी, वो सिखाएंगे। लेकिन सुनो, हर सेकंड में एक रूल होता है कि अगर जब भी कोई बॉल ऊपर फेंकी जाती है तो हर सेकंड में उसकी स्पीड 10 घटती है और नीचे आने पे उसकी स्पीड 10 बढ़ती है। समझ में आ रही है बात आपको? सुनो, आप एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, ठीक है, जिनको पता है वो अपना हाथ खड़ा करना उनको। एक बॉल को ऊपर फेंका मैंने 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितनी स्पीड से ऊपर फेंका? 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताना है, हाथ खड़े करना है। 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका गया, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताना है कितना हो जाएगा। हाँ जी, कितना हो जाएगा? 7 सेकंड्स आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। 14 सेकंड्स आएगा। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, सुनो। देखो ऊपर जाने का जो टाइम है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। और नीचे आने का टाइम क्या होता है? टाइम ऑफ डिसेंट। याद रखिए, एक तो रूल नंबर 1 तो यही है इसमें कि रूल नंबर वन तो यही है कि टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। पहला तो रूल यही है, ठीक है। पहला तो रूल ये कि ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। पहला रूल तो आपको ये वाला याद करना है कि टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। कोई शक यहाँ तक किसी को? उस केस को एक बार छोड़ो, मैं उस केस का भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम सारी चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी इसने बोला कि सर मैं ऐसे ऐसे करके फेंकूँ तो क्या होगा, मतलब उससे रिलेटेड डिस्कशन जो है पहले एक बार सीधा सीधा तो समझ लो, ठीक है ना। जब पहले साल पढ़ाना शुरू किया तो इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, कब क्या पढ़ाना है। मैं जो भी बच्चा पूछता उसका जवाब देना शुरू कर देता था, जिससे होता यह था कि पूरी क्लास ही कन्फ्यूज होकर खड़ी हो जाती थी। अभी मैंने जो है ना सिस्टमेटिक तरीके से जब जिस चीज़ की बारी है पहले उसी चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे। मेरे पास आपके हर क्वेश्चन का जवाब है, ठीक है ना।
ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, पूरी मैकेनिक्स चल रही है अभी, मैकेनिक्स के अंदर आप मेरे से पूछें और मुझे ना पता हो, पॉसिबल ही नहीं है। कहीं से कैसा भी कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आप जो मर्जी सोच सकते हो ना, उतना सोच लेना आप, मुझे तो मजा आएगा उस चीज़ को एनालाइज करने में, नई चीज़ होगी तो ठीक है ना। लेकिन पहले आप कुछ सीख लो, पहले मैं थोड़ा बेस बना दूँ एक बार, पहले कुछ रूल्स माइंड में सेट कर दूँ ताकि हमारा और आपका सोचने का लेवल एटलीस्ट सेम हो पहले, ठीक है ना। आपको मेरी बात आगे समझ आ सके, मैं कोई सोल्यूशन दूँ तो ठीक है। अब सुनो आप, देखिए मैंने आपको क्या बताया, अभी पहले हम सिर्फ छोड़ने की बात कर रहे हैं बॉल को, जस्ट ऐसे जोर लगा के मैं फेंकने की बात कर ही नहीं रहा अभी मैं सिर्फ बॉल को ऊपर से छोड़ रहा हूँ। छोड़ने पे क्या होगा उसकी बात हो रही है, समझ आ गई बात आपको। अगर बॉल को ऐसे छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड हर सेकंड में 10-10 बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऐसे फेंकेंगे तो कब कितनी हो जाएगी वो सब सोचेंगे हम लोग, अभी छोड़ दिया हमने, ठीक है। वैसे अगर ऐसे जोर लगा के फेंका भी जाए ना तो भी 10-10 ही बढ़ेगी। वैसे अगर मैंने एक बॉल को ऐसे फेंका 40 की स्पीड से नीचे की तरफ, कुतुब मीनार पे चढ़ के, और नीचे बॉल को ऐसे फेंका 40 की स्पीड, शुरू में ही 40 थी उसकी, तो भी 1 सेकंड बाद 50 होगी, फिर 1 सेकंड बाद 60 होगी, फिर भी 1 सेकंड बाद 70 होगी। ग्रेविटी तो अपना रोल वैसे ही प्ले करेगी, ग्रेविटी को तो हर सेकंड में 10 ही बढ़ानी है, चाहे आप जस्ट छोड़ो चाहे जोर लगा के फेंको। समझ में आ रही है बात आपको। ग्रेविटी को तो अपना रोल, ग्रेविटी को इस बात से मतलब थोड़ी ना कि शुरुआत में क्या हुआ था, शुरुआत में उसकी 0 स्पीड थी या किसी ने जोर लगा के फेंका था, ग्रेविटी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। ग्रेविटी और नीचे आने पे उसकी स्पीड हर सेकंड में 10 बढ़ाएगी बस, और ऊपर जाने पे हर सेकंड में 10 घटाएगी। समझ में आ गया आपको। हाँ जी, ये 1D मोशन है क्योंकि ना ये ऊपर जाकर नीचे आई है अभी, और मैंने आने का मोशन अलग से ऐसे नहीं आई है रियलिटी में, रियलिटी में ये ऐसे जाके ऐसे आई है, ये ऐसे जाके ऐसे बिल्कुल सीधी जाए, फिर ये बिल्कुल ऐसे घूम के सीधी आए, ऐसा हो ही नहीं सकती मोशन वैसे तो। अगर ऐसे आप चाहते हो घूम के आए तो थोड़ी सी एंगल पे फेंकनी पड़ेगी, एंगल पे जाके ऐसे करके ऐसे आ सकती है। बिल्कुल सीधी जाएगी तो अपने आप टर्न कैसे लेगी है, अपने आप कैसे मुड़ जाएगी ऐसे, थोड़ी सी ऐसे फेंकनी पड़ेगी, थोड़ी टेढ़ी करके, यहाँ से थोड़ी टेढ़ी करके फेंकोगी, थोड़ी सी ऐसे वैसे टेढ़ी टेढ़ी जाएगी, यहीं से मुड़ती रहेगी थोड़ी 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 थोड़ी, फिर ऐसे जाके ऐसे आएगी। फिर तो वो ना जाने की मोशन स्ट्रेट लाइन थी, ना आने की मोशन स्ट्रेट लाइन होगी उसकी, वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगी। फिर ऐसी मोशन रियलिटी में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। क्या कह रहे हो? हाँ वो 2D मोशन होगी, अगर ऐसे बॉल को फेंकोगे तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगी, वो प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगी, वो 2D मोशन हो जाएगी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन एक ही मतलब है दोनों का। कल की क्लास में आए थे आप, कल ये बात बताई गई थी, प्रोजेक्टाइल मोशन और 2D मोशन का मतलब एक ही है, ठीक है ना, वो एक प्लेन में होती है हमेशा ही। हाँ जी, बात समझ में आई आपको? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका जवाब देना। एक बॉल को ऊपर फेंका गया 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको ये बताना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। हाथ खड़े करना, हाथ खड़े करना, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, हाथ खड़े करना है। हाँ भी पीछे हर्ष, 16 सेकंड आएगा यार, सिंपल सी बात है। कैसे आया 16 सेकंड बताओ? बिल्कुल 8 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे, 8 सेकंड नीचे आने में लगेंगे यार। 80 से 0 होने में 8 सेकंड लग गए, और 0 से 80 होने में 8 सेकंड लग गया वापस, तो 8 8 16 हो गया। समझ में आ रही है बात आपको? अगला क्वेश्चन, एक बॉल को 100 की स्पीड से ऊपर फेंका गया, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। क्या आंसर आएगा इसका? जीती का आंसर आएगा 20 सेकंड आएगा। ये बात समझ आ गई आपको? अब इस बार बोलना नहीं, हाथ खड़े करना है। एक बॉल को ऊपर फेंका गया 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है आपको। हाथ खड़े करना है, बोलना नहीं है, हाथ खड़े करना है और बोलना नहीं है। ट्वेल्व सेकंड आएगा। 12 सेकंड सबको समझ आता है, 12 सेकंड कैसे है? समझ आ रही बात आपको? अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन से करोगे तो टाइम लग जाएगा यार, ठीक है ना। तो इसके अंदर मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, और ये डायरेक्ट हो रहा है। तो फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस देखते ही होने वाले होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको टाइम सेव करना पड़ेगा ताकि फाइनल पेपर में टाइम बचे आपका, ठीक है। ये आपको पता लग गया कि सुनो, आप एक रूल नंबर 2 लिखना है। रूल नंबर 2 ये है कि ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वेलोसिटी decreases by 10 meter per second in every 1 second. And during downward motion,
velocity increases by 10 meter per second in every 1 second. ठीक है जी, ये आपको नोट करना है। अपवर्ड मोशन के दौरान हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड घट जाएगी, और ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन जो वेलोसिटी है यहाँ पे ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी 1 सेकंड। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको ये वाली। एक चीज और सुनो आप, बॉल को आपने जितनी स्पीड से ऊपर फेंका है वो हमेशा उतनी स्पीड से ही टकराएगी ग्राउंड के साथ। जैसे आपने 40 की स्पीड से ऊपर फेंका तो ग्राउंड के साथ वो कितनी स्पीड से टकराएगी? 40 से। 50 की स्पीड से आपने ऊपर फेंका तो कितनी स्पीड से टकराएगी? वो 50 की स्पीड से ही टकराएगी। ऐसा तभी होगा जब एयर नहीं है। ये सारी बातें न्यूटन ने बताई थी। अभी ना न्यूटन की कहानी शुरू हो चुकी है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं इसको। न्यूटन को आप अभी न्यूटन ने जो कुछ सर्च किया था, अगले करीबन 5 से 6 महीने तक आप वही पढ़ते रहोगे, ठीक है ना। न्यूटन की बातें हैं सारी कंटिन्यूसली, अब लगातार ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसमें आपको मेरे से साइंटिस्ट का नाम पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ न्यूटन का ही बताया हुआ है। टिल 6 मंथ्स, जो पहले 6 महीने होते हैं 11th के, वो न्यूटन के ही हैं, ये समझ लो आप। इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं जो अभी चल रही है। न्यूटन को गॉड ऑफ फिजिक्स नहीं बोलते, उसको गॉड ऑफ फिजिक्स आइंस्टाइन को बोलते हैं, उसको बोलते हैं फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स बोलने का कारण यही है उसका, ठीक है ना। आपको जो इतनी सारी बातें पता लगेंगी, मतलब जो है एक एक बात। अच्छा सुनो, न्यूटन ने क्या कहा था कि भाई ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ ये एयर को एब्सेंट मान के बता रहा हूँ कि एयर नहीं है अभी, मतलब वैक्यूम हो, मतलब वैक्यूम का मेरा मतलब यहाँ पे हवा नहीं है। ग्रेविटी तो है भी, ग्रेविटी और वैक्यूम अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर एक मैंने बड़ा सा रूम ले लिया, बहुत बड़ा सा होल ले लिया और यहाँ से हवा बाहर निकाल दी, अर्थ के ऊपर ही, धरती पे हो रहे एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट धरती से दूर नहीं हो रहे। उसने क्या किया, उसके पास बाकी साइंटिस्ट लोगों में और उसमें ये फ़र्क था, बाकी क्यों नहीं सर्च कर पाए उससे पहले। गैलीलियो ने बताई थी सारी बातें पहले, न्यूटन ने गैलीलियो को कॉपी कर लिया, और गैलीलियो को कॉपी करना आसान था क्योंकि गैलीलियो बताता रहा ये सारी बातें न्यूटन ने जो बताई थी, लेकिन उसकी बात किसी ने मानी नहीं, उसको लोग बेवकूफ़ समझते थे। तो उसके वहाँ जो वो मिस्र कंट्री में था शायद, वहाँ के राजा ने उसको जेल में डाल दिया, कहते हैं हमको बेवकूफ़ बना रहे दुनिया को, उसको जेल में डाल दिया, उसकी बात किसी ने मानी नहीं, ठीक है। न्यूटन को पता था कि भाई बात में तो दम है, इसकी बात सही है, इसकी अकेला सही है, ये पूरी दुनिया गलत है, और उसने अपना नाम चेप दिया उसके आगे। मैंने बताया बात गैलीलियो की थी सारी, ठीक है। गैलीलियो बेचारा रह गया, बहुत सारी बातें गैलीलियो की थी। हाँ जी, आइंस्टाइन को गॉड ऑफ फिजिक्स कहते हैं। हाँ, और उसने एक ही फार्मूला दिया था, और न्यूटन ने इतना सब कुछ दिया, फिर भी फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। ये इसका क्वेश्चन ये है कि सर उसने तो इतना सब कुछ दिया, आप 6 महीने तक पढ़ेंगे, आइंस्टाइन को कितने दिनों तक पढ़ेंगे सर, वो भी बता दो। आइंस्टाइन को बता दो कितने दिनों तक पढ़ेंगे, और फिर भी वो उसने उतना सब एक फॉर्मूला दिया इक्वल टू mc², तभी उसको गॉड ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। बस उसने जो दिया ना इक्वल टू mc², आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ क्या है इक्वल टू mc²। वो इक्वल टू mc², ये अगर जो 6 महीने तक पढ़ेंगे ना, इससे 50-100 गुना ज़्यादा हैवी अकेला वो फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। उस फॉर्मूले ने तो वो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर वो जो बॉम्ब गिरे थे, न्यूक्लियर बॉम्ब जो बने हुए हैं, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, उसके फॉर्मूले से तो बने हैं। उसका फॉर्मूला पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है अकेला ही। ये क्या तबाह करेगा, ये कुछ नहीं करेगा ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि उसने तो मतलब जो है दुनिया को चेंज कर दिया, मतलब उस फॉर्मूले की वजह से तो हथियार बने हुए हैं, ठीक है ना। किसी भी कंट्री का जो 1/3 जो है जो पैसा लगता है वो हथियार बनाने में लगता है, और ये हथियारों में मेन न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है। अभी जो रशिया जो है इतना पावरफुल क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तभी अमेरिका उससे डरता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होते ही नहीं अगर आइंस्टाइन ना होता तो। जो लाखों लोग मारे गए जापान में, लाखों लोग मारे गए, ठीक है। उस ज़मीन पे आज भी वो बंजर पड़ी है वो ज़मीन, उस पर अभी फसलें नहीं होती, ठीक है ना। और उस टाइम जो लोग अपाइज हो गए थे या कोई मतलब डिसऑर्डर क्रिएट हो गए थे, उनकी जनरेशन में आज तक वो डिसऑर्डर चल रहे हैं, वही अपंग मतलब चल रहे हैं उनकी जनरेशन। इतनी खतरनाक चीज़ थी वो। एनीवे, उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इतनी खतरनाक है, इसको समझना ही मुश्किल है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
वो अगर समझ में आ गई तो आप एक समय से दूसरे समय में जा सकते हो, ठीक है ना। जो टाइम मशीन के बारे में हम लोग फिल्मों में देखते हैं, उसने प्रूव कर दिया था कि ये सब कुछ सही है, टाइम मशीन के द्वारा जाया जा सकता है एक कंट्री से एक समय से दूसरे समय में। हो सकता है वो कभी गया भी हो, हमें नहीं पता। उसको पता था कि ये =mc², मैंने तो फ़ायदे के लिए बनाया था, लोगों ने मिसयूज़ कर लिया इसका, ठीक है ना। जब वो बॉम्ब गिराए गए तो उसको पता लगा कि भाई फॉर्मूला जो है चोरी हो गया, और ये मतलब चोरी क्या हो गया, अमेरिका ने मिसयूज़ कर लिया उसका। तो उसको कितना मतलब वो कितना पेन हुआ होगा उसको उस चीज़ का। तो उसने जो है ना वहीं से सोच लिया भाई ये लोग है ना कुछ बताने लायक है नहीं, कुछ नहीं बताया जाए। उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आज भी दी है, वो लोग लिख के चला गया थ्योरी, आज भी समझ नहीं आ रही लोगों को कि है क्या वो चीज़, समझ तो नहीं आ रही, वो बुक्स लिख रखी हैं उसने, और लेकिन वो सब कुछ सही है, जितना समझ में आ रहा है जब तब तक वो लग रहा है हाँ जी सही है वो। उसकी बहुत सारी चीज़ें अब तक समझ में नहीं आई हुई, ठीक है ना। तो ये है, न्यूटन की तो सारी बात समझ आती है सबको, आइंस्टाइन की बात ही समझ नहीं आ रही, उसने लिख क्या रखा है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। और जब आप E=mc², जब आप इस फॉर्मूला ये कैसे बना, ये कहाँ से आया, इसके पीछे का बैकग्राउंड आप समझोगे, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझोगे तो आपको पता लगेगा कि यार क्या मतलब जो है, कितना सोचा उसने, कितना गहराई में जाके सोचा था, कितना दिमाग लगाया होगा। न्यूटन ने इतना दिमाग नहीं लगाया था, आप खुद ये कहोगे। मतलब आपको वो चीज़ समझ आ गई जो कि मैं समझा दूंगा तो आप एटम बम बना सकते हो घर में, ठीक है। एटम बम बनाना सीख जाओगे यार आपको सिर्फ सामान चाहिए, ठीक है। एटम बम हाइड्रोजन बम बनाना मुश्किल नहीं है, आपको पता लग जाएगा फिर, ठीक है। आपको सामान चाहिए, सरकार की परमिशन चाहिए, क्योंकि उठा ले जाएंगे आपको इतनी कोशिश अगर आपने घर में किया तो सामान ला के भी कहीं से, ठीक है। चलो एनीवे मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन, ठीक है ना। मैं आपको जो है इसके अंदर जो ये वाली चीज़ें हैं, ये जो बॉम्ब बनाने वाला जो है E=mc², ये कहाँ से आया वो मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में, ठीक है। क्योंकि मैंने तो उसकी डीप स्टडी की। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी उसकी बहुत गहराई से स्टडी करने को बहुत ज़्यादा कोशिश की, उसको काफ़ी हद तक समझा, बहुत दिमाग लगाया, कई महीनों तक मैं उसके ऊपर लगा रहा, क्योंकि मेरा पैशन था मतलब चीज़ों को सीखना, मतलब जो है मुझे लगा हो सकता है इंसान को आगे मैं प्रोसीड कर दूँ, उसने जहाँ तक बताया, ठीक है। तो मैंने उसको बहुत कुछ समझा, एक लिमिट के बाद वो समझ में आना ही बंद हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, कितना ही समझ लो। चलो एनीवे, हाँ तो मैं क्या बता रहा था आपको, सुनो आप। अभी आपको मैं बता रहा था कि इसके बारे में, चलो एनीवे ये यार एक बार इसी के ऊपर रहो यार, कहाँ आप दूसरी दुनिया में लगे। इसमें देखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 समझ में आ गया आपको। रूल नंबर 1 क्या था बताइए कि टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम हमेशा सेम होते हैं, ठीक है ना। और ये बताइए आप, जो ये एक रूल नंबर 2 ये था कि ऊपर जाने पे स्पीड 10 मीटर पर सेकंड घटेगी और नीचे आने पे 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना। अब सुन लो अगली बात, रूल नंबर 3 कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। जो ऊपर जाने फेंके जाने की वेलोसिटी है वही नीचे टकराने की वेलोसिटी होगी हमेशा ही, ठीक है ना। रूल नंबर 3 लिख लो यार, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन is equal to velocity of strike, is equal to velocity of strike, ठीक है ना। ये दोनों बराबर ही होंगे यार। अगर आपने एक बॉल को, अच्छा ये तभी होगा, ठीक है ना, मतलब एक्चुअल में जो है ना, सुनो यहाँ पर मान लो आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि सर एक बच्चे ने बोला कि सर मान लो फायरिंग करते हैं ऊपर की तरफ फायरिंग करते हैं और उसमें से बुलेट निकली, सपोज 200 मीटर पर सेकंड से वो बुलेट निकली, ऊपर की तरफ निकली, तो सर वो ऊपर जाएगी सीधी सीधी, आपके अकॉर्डिंग फिर से वापस सीधी सीधी आएगी सर, सीधी सीधी आके वापस बंदूक में डल जाएगी, और जितनी स्पीड से वो निकली है उसी स्पीड से वापस डलेगी सर। 200 की स्पीड से निकली है, 200 की स्पीड से वापस अंदर ले जानी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए सर, आपने जो बताया, न्यूटन ने जो बताया। यार सुनो, लेकिन रियलिटी में मुझे नहीं लगता कि उसकी स्पीड 200 से डलेगी, वो मुझे तो नहीं लग रहा कि 200 से निकली जरूर है लेकिन वापस डलेगी भी। चलो मान लो भी, पहली बात तो वो सीधी सीधी वापस क्यों नहीं आती, क्योंकि ना बंदूक जैसे ना हिल जाती है, जैसे ऐसे बिल्कुल सीधी वो ऊपर जाएगी नहीं, पहली बात तो ये है। अगर बंदूक वाइब्रेट ना करे, बिल्कुल ऐसे सीधी बिल्कुल ऊपर जाए तो बिल्कुल सीधी आएगी वो, अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्ब ना हो तो चलते वक्त फिर तो आएगी। चलो वो बात सर मान ली, लेकिन वो 200 की स्पीड से, क्या 200 की स्पीड से डलेगी वो? सुनो, रियलिटी में क्यों नहीं डलती, रियलिटी में 200 से कम स्पीड से डलेगी वो, क्योंकि हवा है वहाँ पे, एयर है। क्या है वहाँ पर?
एयर ना हो तो वो 200 की स्पीड से ही डलेगी। उसने बकायदा ये बात करके दिखा दी। न्यूटन के पास खास बात क्या थी, उसने एक बड़ा सा रूम था, उसके पास बहुत बड़ा होल, और उस होल में से उसके पास वैक्यूम पंप था, हवा बाहर निकाल सकता था। बाकी साइंटिस्ट लोगों के पास वो चीज़ नहीं थी। उस टाइम तक टेक्नोलॉजी बदल चुकी थी, उसने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया, ठीक है ना। हवा निकालने का जो सिस्टम था किसी भी चीज़ में से, वो उसके पास था। तो उसने बड़े से रूम में से एयर बाहर निकाल दी अर्थ के ऊपर ही, और उसने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। अरे बाहर रह के शीशा लगा दिया होगा ना, बाहर से देख लिया होगा, नीचे कोई ऐसी मशीन जैसे बॉल के ऊपर, मतलब यहाँ से वहाँ पे बटन दबाओ, कोई ऐसा मैकेनिकल डिवाइस लगाया होगा कि वहाँ से कोई हैंडल दबाओ या बटन दबाओ तो वो बॉल ऊपर जाती है, ठीक है। अंदर जाके सांस रोक के थोड़ी ना करा था एक्सपेरिमेंट, बाहर से देख रहा था, ठीक है ना। उसने यहाँ तक भी करके दिखाया। उसने जैसे एक रूल अभी मैं बताऊँगा कि उसने कहा कि एक हल्की चीज़ और एक भारी चीज़ है, दोनों को सेम हाइट से छोड़ दें तो वो इकट्ठी नीचे आती हैं, ठीक है ना। ऐसा वैक्यूम में होगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मान लो कि ये एक पेज है, ठीक है ना, और एक मान लो कि ये डस्टर है, ये दोनों, उसने कहा कि ये दोनों इकट्ठे नीचे आएंगे, ये दोनों छोड़ दिए जाएँ तो इकट्ठे ही नीचे आएंगे। लेकिन रियलिटी में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यार ये डस्टर जल्दी पहुँच गया नीचे, ठीक है, पेज लेट पहुँचा, ठीक है। ये बात गैलीलियो ने भी बताई थी, सेम बात बताई थी गैलीलियो ने, ठीक है। लेकिन ये वाली बात लोगों ने मानी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कहा था भाई ये एयर है, इसलिए उसने, लोगों ने कहा कि ये कहाँ मतलब बेवकूफ़ बना रहा है। उसने कहा ये एयर है इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर ये एयर ना होती तो ये इकट्ठे आते, ना होती तो ऐसे कैसे नहीं होती, कहाँ गई फिर वो एयर? या फिर मतलब लोगों ने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। फिर न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने तो एयर बाहर निकाल दी रूम में से, और रूम में से बाहर निकाल दी, फिर उसने एक हल्की चीज़ को और एक भारी चीज़ को जब छोड़ा तो दोनों साथ साथ नीचे आ रही थी, ठीक है ना। यानी एयर का इम्पैक्ट ही नहीं था। समझ में आ गई बात आपको? अगर एयर नहीं होगी तो ग्रेविटी लगेगी। हाँ, ये किसने कहा कि ग्रेविटी एयर में ही लगती है? ये किसने कहा? ग्रेविटी ये थोड़ी ना देखती है कि एयर है कि नहीं है, ग्रेविटी तो लगेगी, एयर हो चाहे ना हो। अर्थ की वजह से लगती है, अर्थ के मास की वजह से लगती है। लेकिन मैंने सुना था सर वैक्यूम में ग्रेविटी नहीं लगती। यार सुनो आप, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप अर्थ से बहुत दूर चले गए, हजारों किलोमीटर दूर, जहां पर अर्थ के मतलब कनेक्शन में ही नहीं हो, अब अर्थ से हजारों किलोमीटर दूर, जहां पे अर्थ के ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, जहां पे, और वहां पर एयर भी नहीं है, और वहां पे वैक्यूम है, वहां पे ऑटोमेटिक नेचुरल वैक्यूम है, वैक्यूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है वहां पे तो जो एयर है वो तो अर्थ के चारों तरफ ही है, बस कुछ किलोमीटर तक है, 700-800 किलोमीटर तक है बस। 12-15-50 किलोमीटर के बाद तो सांस आना बंद हो जाएगा आपको, ऊपर जाते जाओ। 12 किलोमीटर तो हवा ठीक ठाक है, 12 किलोमीटर के बाद ही सांस लेने में प्रॉब्लम होगी आपको। उससे ऊपर तो एरोप्लेन नहीं जाती, उससे ऊपर एरोप्लेन चली गई लोगों के सांस रुक जाएंगे, ठीक है ना। उससे ऊपर 50 किलोमीटर के बाद और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको। 80 किलोमीटर के बाद मॉलिक्यूल मिलेंगे छोटे छोटे हवा के, बस ढूंढ के मॉलिक्यूल सूंघते रहो आप, ठीक है। कहने का मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है यार। आप मतलब चले गए आप और भी 500, 800, 400, 500 किलोमीटर के बाद चले गए, एयर नहीं है, ठीक है ना। 1000 किलोमीटर चले गए, वहाँ पर एयर बिल्कुल भी नहीं है, और वहाँ पर अर्थ का ग्रेविटी का इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि आप अर्थ से बहुत दूर जा चुके हो, हजारों किलोमीटर दूर। वहाँ पे ऑटोमेटिक वैक्यूम है, वहाँ पे वैक्यूम है, नेचुरल वैक्यूम है, वैक्यूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और वहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट भी नहीं है। तो वहाँ पे ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ना ही एयर का फोर्स लगेगा। समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर धरती के ऊपर आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, अभी अर्थ के ऊपर वैक्यूम क्रिएट करने की बात हो रही है। अर्थ के ऊपर एक रूम लिया और उस रूम में से हवा बाहर निकाल दी, तो वो वैक्यूम है अर्थ के ऊपर जो क्रिएटेड है, वहाँ पे ग्रेविटी तो लगेगी, क्योंकि अर्थ के कनेक्शन में तो है ही, आप अर्थ से बहुत दूर थोड़े ना गए हो। ये बात समझ आती है आपको? ये वाली बात माइंड में सेट कर लो। छोटी छोटी बातें नहीं पता होती तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है फिजिक्स में। बच्चे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि वैक्यूम होगा तो ग्रेविटी नहीं लगेगी। अरे वैक्यूम सामने वाला आपसे पूछ भी ले कि भाई वैक्यूम है, ग्रेविटी लगेगी कि नहीं लगेगी, मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो आप ये बोल देना कि सर, पूछ लेना कि सर वैक्यूम है कहाँ पर, वो कौन से वाले वैक्यूम की बात कर रहे हो। एक तो धरती के ऊपर ही वैक्यूम क्रिएट कर दिया, एक आप अर्थ से हजारों किलोमीटर दूर जाके उस वाले वैक्यूम में चले गए जो नेचुरली बना हुआ है। कौन से वैक्यूम की बात हो रही है? जो अर्थ से हजारों किलोमीटर दूर चले गए वहाँ वैक्यूम की बात हो रही है, तो अर्थ की वहाँ पे ग्रेविटी काम ही नहीं कर रही। और अर्थ के ऊपर अगर वैक्यूम क्रिएट किया है तो वहाँ पे ग्रेविटी काम करेगी, वही उसी तरीके से काम करेगी। अब समझ में आ गई बात आपको? कोई शक है किसी को इस बात में? अब सुन लो यार, अब देखो, अगर एयर ना हो, मतलब न्यूटन के अकॉर्डिंग
उस बड़े से कमरे में जो बड़ा सा होल है, उस बड़े से होल में अगर फायरिंग की जाएगी और वो होल मान लो इतना ऊंचा है कि वो बंदूक की गोली जाके टकराई नहीं छत से, इतना ऊंचा है वो, तो अगर फायरिंग की जाएगी तो जितनी स्पीड से बुलेट निकली है ठीक उतनी ही स्पीड से वो एंटर भी करेगी, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है। बात समझ में आएगी? बात कोई डाउट है किसी के मन में? सर एयर ओनली स्पीड को डिक्रीज कर देगा या इंक्रीज भी करती है? एयर स्पीड को घटा सकती है, बस एयर स्पीड को बढ़ा कभी भी नहीं सकती, ठीक है ना। एयर के क्या इम्पैक्ट होंगे वो बाद में सीखेंगे हम लोग, पहले विदाउट एयर कर लो यार, वो है कोर्स में है भी नहीं, और एक आधा क्वेश्चन हो सकता है वो मैं बता दूंगा क्वेश्चन के दौरान। स्पीड को घटाती है वो, तो एयर का इम्पैक्ट छोड़ो, क्योंकि एयर को बीच में घुसा दिया ना, ये समझ नहीं आएगी मैकेनिक्स, पूरी मैकेनिक्स में एयर नहीं है। मैकेनिक्स की सबसे अच्छी बुक एच सी वर्मा मानी जाती है, इससे अच्छी बुक कोई मतलब जो है भी नहीं, कहीं भी नहीं है इससे अच्छी बुक। एच सी वर्मा दी बेस्ट बुक है मैकेनिक्स की। तो ये वाली जो बुक है, मतलब बाकी जो किताबें बनी है ना उन्होंने इसी को ही कॉपी किया है थोड़ा बहुत, सारी बुक्स इसी से कॉपीड हैं। ओरिजिनल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, ओल्ड इज गोल्ड वाली बात है, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा वो कर लेता है तो मैकेनिक्स में हो नहीं सकता उसको मैकेनिक्स ना आती हो, ठीक है ना। डीपीपी करके वो कर लेना आप। उसके अंदर जो है ना सारे क्वेश्चंस में एयर नहीं है, लिख नहीं रखा किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में लिख नहीं रखा कि एयर को एब्सेंट मान लो, लेकिन अंडरस्टूड है हर क्वेश्चन में कि एयर एब्सेंट है, एयर नहीं लेनी हर क्वेश्चन में। आगे बात समझ में आप? हाँ जी बोलो, कोई डाउट मन में? क्या बोल रहे थे आप? यार एयर का इफेक्ट छोड़ दो ना एक बार, डिक्रीज करने में इफेक्ट तो करेगी, एयर हवा की वजह से स्पीड घटेगी उसकी, मतलब जितना जल्दी स्पीड कम जीरो हो जाएगी। 100 की स्पीड से ऊपर फेंका, 40 की स्पीड से ऊपर फेंका तो 4 सेकंड में जीरो हो रही है ना स्पीड। यार छोड़ो ना, एयर का इम्पैक्ट छोड़ दो यार, कंफ्यूज हो जाओगे अभी, एयर को छोड़ दो आप, विदाउट एयर बात करो यार, एक बार विदाउट एयर तो समझ लो, विद एयर समझा देंगे, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी हो जाएगा सबका, मतलब अभी सोचना शुरू कर दोगे आप लोग ये क्या हो गया। पहले अभी एयर नहीं है, बिना एयर के ही दिमाग लगाना है बस, ठीक है ना। समय अभी हमारे पास बहुत कम है, बहुत कुछ सीखना है। क्या बताया मैंने, बताओ? किसी भी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। ये रूल का वैलिड, ये तीनों रूल का वैलिड है, मुझे बताओ आप। वैक्यूम के अंदर एयर नहीं है, ये तीनों रूल सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होंगे, ठीक है। तो रूल्स क्या क्या हैं? टाइम ऊपर जाने का और नीचे आने का सेम, और ऊपर जाने पे स्पीड हर सेकंड में कितनी घटेगी? 10, और नीचे आने पे स्पीड कितनी बढ़ेगी? 10 बढ़ेगी। और एक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक सेम हो जाएंगे। ये तीनों रूल बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब देना आप मुझे। एक बॉल है, उसको ऊपर फेंका गया, ऊपर जाकर नीचे आ गई वो 6 सेकंडों में, 6 सेकंडों में, 6 सेकंड्स में एक बॉल ऊपर जाकर नीचे आ गई, उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या थी? 30 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा इसका। 30 मीटर पर सेकंड आया, क्यों आया 30 मीटर पर सेकंड? अगर ऊपर जाकर नीचे, पहली बात एयर नहीं है, दिमाग में सेट कर लो, और कोई भी बच्चा मेरे से अभी एयर को लेके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं एक बार ये पूरा समझा लूँ, इसकी मैं प्रैक्टिस करा लूँ, 3-4 दिन बाद आप मेरे से पूछ लेना एयर को मिक्स करके, ठीक है ना। आप 4 दिन बाद एयर ले आना, मैं बता दूंगा, अभी मत पूछना यार 4-5 दिन तक, ठीक है। नेक्स्ट वीक में पूछ लेना आप एयर को लेके। सुनो आप, अभी मैं बिना एयर बात कर रहा हूँ, बिना एयर। तो अगर 6 सेकंड लगे हैं तो इस बात के लिए आप श्योर हो जाओ कि जरूर 3 सेकंड ऊपर जाने में लगे होंगे और 3 सेकंड नीचे आने में लगे होंगे, ठीक है। और 3 सेकंड ऊपर जाने में तभी लग सकते हैं जब किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे, कितनी स्पीड से? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तभी उसको 3 सेकंड लगेंगे। समझ आई बात आपको? चलो ये बताओ आप, एक बॉल है, उसको ऊपर फेंका गया, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है आपको 16 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है 16 सेकंड। आपको ये बताना है कि उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी? 80 मीटर पर सेकंड आएगा। क्यों? क्योंकि 16 सेकंड अगर टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब पहले तो ये समझो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, टोटल टाइम 16 सेकंड है। तो आप इस बात के लिए श्योर हो जाओ कि 8 सेकंड उसको ऊपर जाने में लगे हैं और 8 सेकंड उसको नीचे आने में लगे हैं। और 8 सेकंड ऊपर जाने में तभी लग सकते हैं जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आती है आपको?
ये वाला डिस्कशन कितनों को समझ में आ गया? ठीक है, गुड। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रूल समझते हैं क्या है। सुनो आप, अगला रूल समझा रहा हूं मैं आपको। अब सुनो अगला रूल। इस लेवल पे बॉल 2 बार थी, इस लेवल पे बॉल 2 बार थी, t इक्वल टू 1 पे और 7 पे। इन दोनों को जोड़ दो, कितना बनेगा? 8। इस लेवल पे बॉल 2 बार थी, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना बनेगा? 8। इस लेवल पे बॉल 2 बार थी, जोड़ो 8। यार एक ही लेवल के 2 टाइम होते हैं। जब किसी बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो एक पर्टिकुलर लेवल पे जब बॉल होती है तो उसकी 2 टाइमिंग पे होती है अलग अलग, और उन दोनों को ऐड करने से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट भी कितना है इसमें? 8 है। ठीक है, मतलब अगला रूल ये है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है TF, ये होता है T1 प्लस T2 के बराबर। T1 वो दोनों टाइमिंग है यहाँ पे, ये लिख लो आप, T1 प्लस T2 के बराबर होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है T1 प्लस T2। ठीक है, इसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम थोड़ा सा। जैसे मान लो एक बॉल को ऊपर फेंका गया, ऊपर जाके नीचे आई है, इस लेवल पे बहुत 2 बार थी वो, इस लेवल पे 2 बार थी, एक बार t इक्वल टू 4 पे, एक बार t इक्वल टू 6 पे। ठीक है, ये बताओ आप मुझे, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कितनी स्पीड से फेंका गया था इसको? 50 से। बता सकते हो ना यार? इस लेवल के 2 टाइम पता है, 4 और 6, टोटल कितना हो गया? 10। 10 हो गया ना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर 10 हो गया इसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो एक बार बताइए आप मुझे, तो 5 सेकंड ऊपर जाने के, 5 सेकंड नीचे आने के। चलो एक क्वेश्चन बताना करके आप। एक बॉल को ऊपर फेंका गया, ऊपर जाके नीचे आई, एक बार यहाँ पर ये t इक्वल टू 6 पे है और एक बार t इक्वल टू 12 पे है। अब बताओ प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या होगी? 90 हो जाएगी। तो डायरेक्ट हो रहा है ना देख के, 12 और 6 18। एक ही लेवल के 2 टाइमिंग है, ठीक है ना? 12 और 6 18। तो 18 में से 9 सेकंड ऊपर जाने के, 9 सेकंड नीचे आने के, तो टोटल 90 की स्पीड से ऊपर फेंका गया। ये वाला क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट करने में टाइम लगा देगा बहुत, अगर उसको मतलब ये ट्रिक्स नहीं पता तो। ठीक है ना? अगर वो इक्वेशन मोशन के भरोसे बैठ जाए तो ये कोई क्वेश्चन तो हो चुका, उससे लगेंगे 4-5 मिनट और डायरेक्ट हो रहा है। ये समझ में आ गई होगी बात आपको? ये रूल पता होना चाहिए कि एक ही लेवल के 2 टाइमिंग को ऐड करने से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आता है। ठीक है, ये रूल नंबर 4 समझ में आ गया होगा आपको, है ना? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो अगली बात। अगला रूल और सुन लो आप। अगर मैं यहां पर ये कह दूं कि बॉल को 40 की स्पीड से ऊपर फेंका गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आप बता दो, इसमें कितना बताया आपने? 8 सेकंड, है ना? इसका एक ट्रिक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का। TF का मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी u है, देखो 2u/g से भी कर सकते हो आप। ये रूल नंबर 5 है। सुन आप, इसमें वैल्यू पुट करके देख लो यार।
देखो 2 इंटू 40 बाई 10 करके देखो आप, 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया? देखो फॉर्मूले से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? आ रहा फॉर्मूले से भी, फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए यार। अगर कोई ये कह दे कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया भाई 70 की स्पीड से, 70 की स्पीड से, फॉर्मूले से बताओ। वैसे तो हमें पता आंसर क्या आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का, अगर 70 की स्पीड से फेंका तो 14 सेकंड्स आएगा, लेकिन फॉर्मूले से बताओ यार, फॉर्मूले से बताओ, कैसे बताओगे? 2 इंटू बाई 10, आंसर क्या आएगा इसका? 14 सेकंड्स। ये फॉर्मूला याद रखो यार, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g। ये रूल नंबर 5 समझ में आ गया ना ये वाला रूल? कोई डाउट है किसी के मन में? u यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी है और g की वैल्यू क्या लेनी है आपको? 10 लेनी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 5 आपको समझ में आ चुका। अब सुन लो आप अगली बात। अगर कोई ये कह दें यहां मैक्सिमम हाइट कितनी होगी बॉल की, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया 40 की स्पीड से, इसकी मैक्सिमम हाइट बताओ। 0 कैसे हो जाएगी मैक्सिमम हाइट यार? आप पता क्या करो, इसको मान लो ए पॉइंट और इसको मान लोगे आप ए से बी तक थर्ड इक्वेशन लगा दो। ए टू बी क्या लगाओगे आप? वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी की वैल्यू, यू की वैल्यू -2 इंटू एच, एच में एच मैक्स है यहाँ पे, सोल्व करोगे ना 80 मीटर निकल के आएगा। कर लेंगे ना आप इस तरीके से? चलो क्वेश्चन करके बताओ आप। एक बॉल को ऊपर फेंका भाई 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसकी मैक्सिमम बता दो आप, मैक्सिमम बताओ इसकी। हम्म 180 मीटर आ गया। सुनो आप, ये ए पोजीशन है, ये बी है, ए से बी तक क्या लगाओगे आप? थर्ड इक्वेशन ए टू बी लगाओ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 60 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 10 इंटू एच मैक्स। एच मैक्स की वैल्यू सोल्व करोगे ना इसको, कितना आएगा? 180 मीटर आता है। समझ में आ गया होगा आपको? इसका एक शॉर्टकट भी है, यू स्क्वायर बाय 2g, फॉर्मूला भी है एक और। मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला सुन लो क्या है। देखिए आप, इन दोनों क्वेश्चनों को किया जा सकता था यहाँ पे, मान लो कि हमें करना है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, पहले ये वाला 80 मीटर वाला ये 80 मीटर वाला गया और एक हमने ये निकाला था दूसरे में 180 मीटर। इसमें फॉर्मूला होता है एच मैक्स का यू स्क्वायर बाई 2g। क्या होता है फॉर्मूला बताइए? ये याद रख लो, रूल नंबर 6। ये रूल नंबर 6 है, इससे हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन सॉल्व। देखो आप, पहले वाला ये करना था आपको, बॉल को कितनी स्पीड से पहले फेंका था बताइए? 40 की स्पीड से, तो 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 10, सोल्व करोगे ना ये 80 मीटर ही बनता है। और जो दूसरा क्वेश्चन था जिसमें बॉल को ऊपर फेंका था 60 की स्पीड से, बॉल को ऊपर कितने से फेंका था बताइए? अब बताइए एच मैक्स कितना आएगा यहाँ पे? 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, सोल्व करोगे बताइए आप, ये 180 बन देगा। यार आप ये फॉर्मूला याद कर लो मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाय 2g होता है फॉर्मूला। यार बात समझ में आएगी नहीं आपको? एक फॉर्मूला मैंने बताया 2u/g, ये 2u/g किसका फॉर्मूला है? टाइम ऑफ फ्लाइट का। और जो दूसरा फॉर्मूला बताइए ये वाला मैक्सिमम हाइट का, ये बताइए ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाय 2g। ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे आपको? कोई डाउट हो तो बता दो इस बात में। अब सुनो अगला रूल। ऊपर की तरफ जाने ग्रेविटी नेगेटिव नहीं आएगी?
यार इस u स्क्वायर बाय 2g में आप नेगेटिव साइन मत पुट करो। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए था वो रूल। तो g की जो वैल्यू नेगेटिव पुट करते थे हम लोग, वो कब पुट करते थे? एक्सेलरेशन नेगेटिव कब पुट करते थे? तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी, समझ रहे हो बात को? ये जो फॉर्मूले हैं 2u बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट का और मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर बाय 2g, इन दोनों फॉर्मूलों में साइन का कोई चक्कर नहीं है, इसमें तो हमेशा ही पॉजिटिव साइन पुट करना है। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, ये हमेशा वैलिड नहीं है। मैंने रूल बताया था कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस, अपोजिट में हो तो ये कब कब वैलिड है? कहाँ वैलिड है ये? इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब हर जगह थोड़ा वैलिड कर दोगे आप। आगे बात समझ में आपको? अब सुन लो जी अगली बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी अगला रूल सुनो आप। हाँ जी, नेक्स्ट रूल सुन लो आप। कोई ये कहेगी ये t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 1 है। t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1 तक मतलब पहली सेकंड होगी है, पहली सेकंड। और t इक्वल टू 1 बोलने में फ़र्क है। फ़र्क समझ आ रहा है? पहली सेकंड बोलने में और t इक्वल टू 1 बोलने में फ़र्क है। t इक्वल टू 1 एक टाइम इंस्टेंट है और t इक्वल टू 1 एक तो टाइम इंस्टेंट और पहली सेकंड एक टाइम इंटरवल है। टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल में फ़र्क है यार। टाइम इंटरवल पता है क्या होता है? 5 बजे 6 बजे तक के बीच में, ये इंटरवल हो गया एक। और टाइम इंस्टेंट, आपने मेरे से पूछा कि सर क्लास किस टाइम लगेगी? मैंने बोला कि जो क्लास लगेगी भाई आप आ जाना 9:27 11वीं सेकंड में मैं शुरू कर दूंगा। 9:27 ठीक, और 9 बजे थे और 27 मिनट और 11 ही सेकंड हुए थे, मैंने बोलना शुरू कर दिया ठीक उसी टाइम पे। तो मैंने क्लास का जो टाइम है वो एक टाइम इंस्टेंट दिया। मैंने क्या दिया? टाइम। और मैंने कहा कि आ जाना यार 9 साढ़े 9 के बीच में आ जाना, कोई बात नहीं। ये क्या बताइए 9 साढ़े 9, ये क्या है? आधे घंटे का, यानी 9 साढ़े 9 के बीच में कभी भी पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, वो टाइम इंटरवल है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है? सुन आप, मैंने कहा कि भाई मान लो कि कहीं पे मर्डर हुआ, गोली चली। गोली कब चली? मैंने आपसे पूछा कि गोली कब चली। सर मैं तो ना मोटरसाइकिल में जा रहा था सर, बस स्टैंड के पास जा रहा था सर, डाबड़ा चौक से जा रहा था, तब चली सर, बीच में मर्डर हुआ है सर, बीच में चली है कभी गोली। आपने कहा कि सर मैं डाबड़ा चौक से बस स्टैंड के बीच में जा रहा था, कहीं था, उस टाइम गोली चली थी। तो आपने क्या एक इंटरवल दे दिया यार, क्योंकि आपको टाइम लगेगा वहाँ से वहाँ तक जाने में, तो टाइम इंटरवल दे दिया आपने। आपको पहुँचने में तो 15 मिनट लग गए थे मान लो, तो 15 मिनट का टाइम इंटरवल दे दिया, इस टाइम इंटरवल के दौरान गोली चली है। और आप मुझे ये बताओ अगर कि सर जब मैं कैंप चौक पे था और कैंप चौक पे मेरी जो मोटरसाइकिल थी वहाँ पे एक पेड़ है और पेड़ के ठीक सामने थी मेरी मोटरसाइकिल सर, और यही नहीं, मेरी मोटरसाइकिल का जो आगे वाला टायर है उसका जो सेंटर है और जो पेड़ का सेंटर है, जब वो आमने सामने थे उस टाइम गोली चली थी। ये बताइए आप, वो क्या बता दिया? एक टाइम इंस्टेंट बता दिया, मतलब एक बिल्कुल जिस इंस्टेंट पे गोली चली है उस इंस्टेंट को के बारे में बता दिया आपने, ठीक है ना? अब सुनो, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1, मैंने ये बोला t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1, ये है पहली सेकंड, ये टाइम इंटरवल है। फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होता है बताइए? फर्स्ट सेकंड का मतलब होता है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1। दूसरी सेकंड का मतलब क्या है? सेकंड सेकंड का मतलब क्या बताइए? t इक्वल टू 1 से थर्ड सेकंड का मतलब क्या है बताइए? क्या है? t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3। ये बात भी लिख लो यार इसको।
पहली सेकंड का मतलब क्या है, दूसरी सेकंड का मतलब क्या है, तीसरी सेकंड का मतलब क्या है, ठीक है। जल्दी करिए आप थोड़ा। दिख रहा है क्या आपको इसमें? काम चलाओ इसमें। हाँ जी, अब सुनो अगली बात। अगर कोई ये कहे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई बताओ आप, 0 से 1 तक। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ कैसे निकालोगे वैसे बताओ। पहली सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल निकालनी है तो थर्ड इक्वेशन लगा दो यहाँ से यहाँ तक की, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1 तक करो सोल्व। क्या लिखोगे बताइए आप? v स्क्वायर इक्वल टू v की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक कर रहे हो तो ये v हो गया और ये वाला u हो गया। समझ रहे हो आप बात को? v मतलब पूरी मोशन का v नहीं लेना आपको, यहाँ से यहाँ तक कर रहे हो तो यहाँ वाली वेलोसिटी v होगी और यहाँ वाली क्या होगी u। v कितना हो गया यहाँ पे 30 का स्क्वायर और u कितना हो गया यहाँ पे a की वैल्यू 10 इंटू एस। सोल्व करोगे ना इसको तो 35 मीटर आएगा। कितना आएगा यहाँ पर ये 35 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 35 मीटर आ गया भैया, ठीक है। अब बताओ आप मुझे, यहाँ पे बताना आपको 1 से 2 तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी बताइए। 1 से 2 तक t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 2 तक, बताइए कैसे करोगे आप? 1 से लेकर 2 तक थर्ड इक्वेशन लगा दो, लगाओ 1 से लेकर 2 तक थर्ड इक्वेशन। v स्क्वायर इक्वल टू v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और u की वैल्यू -2, a की वैल्यू 10 इंटू एस। एस को सोल्व करोगे ना ये 25 आएगा। ये कितना आएगा ये 25। तो एक बात बताओ आप यहाँ से यहाँ तक ये कितना ट्रैवल हुआ है 25 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल हुआ था ये? अब यहाँ से यहाँ तक सोल्व कर लेना, 15 मीटर आएगा। और यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर आएगा। आ रही है बात समझ में आपको? कोई डाउट है किसी को? अब बताओ आप मुझे, इसमें पता है क्या, सुनो एक बात, तो इसमें जो है ना, मैं एक फोर्थ इक्वेशन की बात कर रहा था कल, वो जो फोर्थ मैं डस्टर ढूंढ रहा था, बताओ। और ये पकड़ाने लगे, ये रहा सर। अबे कहाँ गया? शुरू में थोड़ा टाइम लगता है यार ये सब चीजें। हाँ जी, अभी हम बात कर रहे थे कि फोर्थ इक्वेशन के बारे में। सुन लो, एक इक्वेशन होती है एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। लिख लो इसको, फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं इसको। अभी बताता हूँ, पहले लिखो तो सही।
u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये होती है फोर्थ इक्वेशन। मतलब क्या सुन लो इसका यार, एसएन मतलब nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है। देखो एस से क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है। इससे जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगी ना, एन की वैल्यू मान लो 5 पुट करते हो तो 5वीं सेकंड की डिस्प्लेसमेंट आएगी। जो सर वो जो दूसरी इक्वेशन थी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी, उससे भी डिस्प्लेसमेंट निकलती है सर। और एक डिस्प्लेसमेंट की एक और फॉर्मूला बता दिया आपने यार, उसमें टी की वैल्यू 5 पुट करते हो मान लो, तो 0 से लेके 5 तक की डिस्प्लेसमेंट आएगी, टी इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल टू 5 तक। और इसमें आएगी सिर्फ 5वीं सेकंड की, मतलब टी 5वीं सेकंड होती है 4 से 5। यार समझ में आ रहा है आपको? अब देखो ये पहली सेकंड है, ये कोई कह देगी दूसरी सेकंड की बताओ, इसमें टी की वैल्यू 2 पुट, एन की वैल्यू 2 पुट करते हो, एन की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, तो दूसरी सेकंड में कितनी ट्रैवल हुई है 25 आंसर आएगा। अच्छा पहली 2 सेकंडों में कितनी हुई है 35 प्लस 25, पहली 2 सेकंडों में कितनी होगी 60 मीटर। अगर आप सेकंड इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा 60 मीटर। क्या समझ में आ रहा है आपको? यस सर। इसमें एन की वैल्यू 3 पुट करोगे क्या आंसर आएगा 15 आएगा। तीसरी सेकंड में 15 मीटर ट्रैवल हुआ है। और सेकंड इक्वेशन में टी की वैल्यू 3 पुट करोगे क्या आएगा 75। ये तीनों को जोड़ दो, 35 प्लस 25 प्लस 15 75। इसमें एन की वैल्यू 4 पुट करोगे क्या आएगा बोलो 5 आएगा, करके देख लेना आप चाहे। और सेकंड इक्वेशन में एन की वैल्यू 4 पुट करो, टी की वैल्यू 4, तो इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा यहाँ पे यार। ये फोर्थ इक्वेशन समझ में आती है आपको? पक्का? अब सुन लो अगला रूल, लास्ट रूल यही है यार कि डिस्टेंस ट्रैवल डायरेक्ट बता सकते हो। सुनो आप, एक बॉल को अगर आप 40 की स्पीड से ऊपर फेंकते हो, कितनी स्पीड से 40, तो पहली सेकंड में ट्रैवल होगा 35, कम कर दो, 40 में से 5 कम कर दिया, कितना आ गया 35। अब 10 कम करते चले जाना। दूसरी सेकंड में कितना ट्रैवल होगा 25, तीसरी सेकंड में 15, चौथी सेकंड में 5। चलो एक बॉल को आपने ऊपर फेंका 60 की स्पीड से, कितनी स्पीड से फेंका 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पहली सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी, वेलोसिटी में से 5 कम कर दो, वेलोसिटी में से 5 कम करना है, कितना आएगा 55। अब ये जो 55 है ना, इसमें से 10 घटा देना, फिर जो आएगा उसमें से 10 घटा देना, ऐसा होता रहेगा। 55 में से 10 घटाओ 45 बच गया, तो दूसरी सेकंड में ट्रैवल होगा 45 मीटर 45 मीटर। और तीसरी सेकंड में 35। ये शॉर्टकट सिखा रहा हूं मैं, ये क्या सीख रहे हो आप, शॉर्टकट है ये ट्रिक है। अदरवाइज अगर किसी को ट्रिक समझ नहीं आती तो इससे लगा लिया करो, इससे कर लिया करो। अब सुना, कोई ये कहता है कि एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कितने से फेंका 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तीसरी सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब इसने पहली 3 सेकंड तो बोला नहीं, ये कह देता कि 3 सेकंडों में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो सेकंड इक्वेशन लगा देते। ये बोलता कि 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो ये लगा दोगे। और मैं कह रहा हूँ ये भी लगाने की जरूरत नहीं आपको। 70 से ऊपर फेंका तो पहली सेकंड में 65, दूसरी में 55, तीसरी में 45। यार आपने बिना पेन उठाई कर दिया ना क्वेश्चन सॉल्व। मानते कि नहीं मानते? सर t = 2 से t = 3 तक 45 होगी। वो 0 से 3 तक 45 होगी, हाँ 2 से 3 तक बिल्कुल। 3rd सेकंड का मतलब है 2 से 3। 3rd सेकंड का मतलब क्या है, t = 2 से t = 3। सर जो ये पीछे इक्वेशन है इसमें a माइनस का होगा, a, हाँ a माइनस का होगा। ऊपर जा रही है बोल तो a माइनस का होगा, नीचे आ रही है मतलब स्पीड घट रही है तो a माइनस का होगा। इसमें साइन का यूज करोगे आप। इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये उन तीनों इक्वेशनों की तरह है। इसलिए मैंने सोचा चौथी इक्वेशन उसमें रूल सेम लगे, उसमें भी जो रूल है इसमें भी वही रूल है। अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? चलो एक बात बताओ, एक बॉल को 90 की स्पीड से ऊपर फेंक दिया, 90 की स्पीड से ऊपर फेंक दिया, तीसरी सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगी? पहली सेकंड में होगा 85, दूसरी सेकंड में बोलो, तीसरी में। एक बॉल को 100 की स्पीड से ऊपर फेंक दिया 100, दूसरी सेकंड में कितना ट्रैवल होगा 100 की स्पीड से ऊपर फेंका, पहली सेकंड में 95 और दूसरी सेकंड में 85। एक बॉल को 50 की स्पीड से ऊपर फेंका, कितनी स्पीड से 50। आप बताओ 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा
आराम से बताओ, आराम से बता दो। तुमसे पूछा। हाँ बोलो। कितनी स्पीड से फेंका था सर? एक बॉल को 60 की स्पीड से ऊपर फेंका। कितनी? 60 की स्पीड से। थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? 35। 60 की स्पीड से ऊपर फेंका तो पहली सेकंड में, दूसरी सेकंड में, तीसरी सेकंड में। समझ में आ रहा है आपको? और एक चीज सुनो आप, इसमें अगली एक चीज सुनो आप ध्यान से। हाँ, यू बिल्कुल पहले वाला, बिल्कुल शुरुआत वाला, जो ट्रिक लगा रहे हो ना, इस ट्रिक में तो यू बिल्कुल पहले वाला लोगे आप, और इस फॉर्मूले में भी यू पहले वाला लोगे, इस फॉर्मूले में भी यू बिल्कुल शुरुआत वाला लोगे आप। समझ आ गया आपको? मोशन ऑन ग्राउंड पे भी लग जाएगा। हाँ अगर एक्सेलरेशन 10 ना हो तो भी। हाँ, ये ग्राउंड पे भी लगेगी इक्वेशन। इक्वेशन नहीं सर, तो ऐसे कि पहले में 5 मिनट। नहीं नहीं, ये तो ना सिर्फ ग्रेविटी में जब एक रिटार्डेशन 10 का होना तभी लगता है। तो जो ट्रिक है ना, ये 5 कम कर दो फिर 10 कम करते चले जाओ, ये रूल तो जब अंडर ग्रेविटी, जब रिटार्डेशन 10 का हो तभी लगेगा ये रूल। तो चाहे ग्राउंड पे हो चाहे अंडर ग्रेविटी हो, 10 का होना चाहिए रिटार्डेशन। समझ आ रही बात आपको? ये ट्रिक तो अंडर ग्रेविटी की ट्रिक है ये तो। ये वाली इक्वेशन ग्राउंड के लिए भी वैलिड है। ये इक्वेशन ग्राउंड की, ये इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन हर जगह वैलिड ही होगी। फिर वो ट्रिक है, वो बुक्स में नहीं मिलेगी, वो अपनी ट्रिक है, स्पेशल पर्सनल अपनी वो। अब सुनो अगली बात, अगला रूल सुन लो आप। अगला रूल ये है कि एक बात बताओ, एक बॉल को मैंने ऊपर से छोड़ा 0 स्पीड से, कितनी स्पीड से छोड़ा बोलो? 0। पहली सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बताओ? हैं? पहली सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा? पहली सेकंड में इसी में चाहे पहली सेकंड की निकालने के लिए इसमें u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10। क्या हो गया इसको? ये खतरनाक चीज है यार। इसमें जो है ना, u की a की वैल्यू तो 10 है, ठीक है, और n की वैल्यू 1। सोल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर? ये 5 मीटर आएगा। सोल्व करोगे तो पहली सेकंड में कितना ट्रैवल होगा? ये पहली सेकंड में 5 मीटर हो गया। अगली सेकंड में सोल्व करोगे 15 आएगा। अगली सेकंड में कितना आएगा? ये रूल याद कर लो। एक बॉल को 0 स्पीड से छोड़ दिया जाए तो पहली सेकंड में 5 मिनट ट्रैवल होता है, दूसरी सेकंड में 15, और तीसरी सेकंड में 25, चौथी सेकंड में 35। समझ में आ रहा है आपको? हिंदी समझ में आ रही है? यस सर। कहीं घर जाके कोई 35 बनी क्या करे, समझ नहीं आया मुझे। एक आधा बच्चा ऐसा होता है, एक बच्चा घर जाके बोला पता नहीं क्या 65 लगा रखा था, समझ ही नहीं आया, ज्यादा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ लिया था। ठीक है, सुन लो आप। एक, हाँ जी बोलो, रुक जाओ यार, अभी टाइम नहीं हुआ। हाँ, T=4 से T=5 का मतलब, और 5वीं सेकंड का मतलब एक ही है। हाँ क्या दिक्कत, पूछ सकता है। 5वीं सेकंड में तो वही आएगा जो चौथी सेकंड में आएगा, 5 मीटर ही हो जाएगा। ये डिस्टेंस ट्रैवल 5 प्लस का ही लिखोगे, इसमें क्या माइनस करना। 5 मिनट नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना यार। 3 से 4 तक जो ट्रैवल होगा वही 4 से 5 तक होगा, जो 2 से 3 तक ट्रैवल होगा वही 5 से 6 तक होगा ट्रैवल। अगला रूल ये है कि जब भी किसी बॉल को किसी भी हाइट से छोड़ दो, चाहे कुतुब मीनार से छोड़ दो, चाहे आप और किसी हाइट से, मतलब जो है आप वो दुबई में कौन सा है, बुर्ज खलीफा पे चढ़ के छोड़ दो आप, अगर वहां से बॉल को छोड़ोगे ना तो पहली सेकंड में 5 मिनट ट्रैवल होगा। पहली सेकंड में कितना ट्रैवल होगा? और दूसरी सेकंड में, और तीसरी सेकंड में 25 ही ट्रैवल होगा। ठीक है, लिखो इस बात को, रूल बना के लिखो आप। एक रूल लिख लो ना यार बस। लिखो, व्हेन ए बॉल is just released, then distance traveled in first second कितनी आएगी? 5। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड
कितनी आएगी 15। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड 25। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है पढ़ने में आ रहा है? सही है यार, ये पढ़ने में आ रहा है तो। अच्छा सुनो आप, ये वाली क्लास स्ट्रेट लाइन मोशन की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर किसी को समझ में ना आई हो तो आगे प्रॉब्लम आएगी, नहीं आई होगी तो आप इसका बैकअप, इसका वीडियो दोबारा से देख लेना आगे आप कंप्यूटर पे, क्योंकि ना ऐप पे अभी ना थोड़ा सा काम इसी के ऊपर थोड़ी वर्किंग चल रही है, ठीक है ना। इसका वीडियो जो है ना देख लेना आप, अगर ये समझ में ना आया हो तो आपको, ठीक है ना। ये क्लास यहाँ पे फिनिश होगी, इसकी डीपी भी करनी है आपको।